हेलो और नमस्कार। आप देख रहे हैं द पर्सपेक्टिव। बिहार की आखिरी चरण की चुनाव कल है और कैंपेनिंग तो कल ही बंद हो चुकी थी। अब बिहार की जनता कल आखिरी आखिरी चरण में मतदान करके ये डिसाइड करेंगे कि बिहार का अगला सत्ता क्या नीतीश कुमार दोबारा 15 साल के बाद भी पकड़ के रख पाएंगे या नए आरजेडी के जो उत्तराधिकारी है तेजस्वी यादव बिहार का डोर संभालेंगे। इसी पे चर्चा करने के लिए हम हमारे साथ जुड़ रहे हैं अभिनंदन मिश्रा जी, जो बिहार की इस बार की चुनाव को बहुत नजदीकी से देखे हैं और बिहार की पॉलिटिक्स में रुचि भी रखते हैं। तो आइए, सबसे पहले अभिनंदन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। और धन्यवाद। और बताइए, जैसे कि हमने शुरुआत ही किया कि कैंपेनिंग तो बंद हो चुका है। हमने अमित शाह को इस बार बिहार की कैंपेनिंग में नहीं देखे हैं, बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने काफी वहां पे काफी रैलियां की है, जैसे कि बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी ने भी किया है। और इस बार की कैंपेनिंग में आपको क्या लगा कि किसकी दम थी कैंपेनिंग में? जैसा कि आपने कहा, नरेंद्र मोदी जी ने 12 रैली की ओवरऑल, और तेजस्वी यादव ने उनके कंपैरिजन में, जहां तक मुझे इंफॉर्मेशन है, 247 रैली की उन्होंने। ओके। और आपको मैं बता दूं कि बिहार में 243 विधानसभा सीट है, पर जी तेजस्वी जी ने 247 रैली की है। तो वो तो जी आप इसी के बेसिस पे अंदाजा लगा सकते हैं कि कैंपेनिंग किसका कैसा रहा हो। इस बार थोड़ा बीजेपी का कैंपेनिंग लेस्टर रहा, क्योंकि उनके जो स्टेट लीडर्स थे, सुशील मोदी जी थे और बाकी मंगल पांडे जी थे, ये लोग इनिशियली कोविड-19 से ग्रसित हो गए, तो वो जा नहीं पाए कैंपेनिंग करने पटना के बाहर। और बट अनलाइक बीजेपी, आरजेडी का पूरा कैंपेनिंग तेजस्वी ने अपने कंधों पर उठा रखा था। बहुत अच्छे से कैंपेनिंग की उन्होंने, एक एक दिन में 16-17 सभाएं की हैं, जिसपे काफी भीड़ आई। तो हैंड्स डाउन आई थिंक जो तेजस्वी यादव जी का कैंपेनिंग था, आरजेडी का कैंपेनिंग था बेसिकली, वो जी काफी अच्छा रहा इन कंपैरिजन टू एनडीए का। जी। अभिनंदन जी, ये बताइए, अगर आपको इस इलेक्शन की पॉइंट्स बताना है, आप इलेक्शन को काफी नजदीकी से फॉलो किए हैं, तो इस इलेक्शंस का व्हाट आर द टेक अवेज और द की पॉइंट्स ऑफ दिस 2020 बिहार असेंबली इलेक्शंस? One of the key point is the fact that the old guards, especially in the BJP, have now been replaced. I mean, this is most probably the last election for people like Sushil Modi, who has been the face of the Bihar BJP for the last 30-35 years. People like Nand Kishore Yadav, Arun Sinha, अश्विनी चौबे फॉर दैट मैटर। क्योंकि अब जो अगला जो इलेक्शन का रिजल्ट जो भी रहे, ये इन सब जो सीनियर लीडर के नाम लिए मैंने, इनका आखिरी इलेक्शन था। जी अगर बीजेपी पावर में आ जाती है तो ये लास्ट टाइम हो सकता है डिप्टी सीएम बन जाए, मंत्री बन जाए, बट फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पस ये इनका लास्ट इलेक्शन था। आई कैन से दैट दे आर नॉट गोइंग टू कंटेस्ट 2025 इलेक्शन जो होगा अगला बिहार का। जी और दूसरा, इसमें जो नया बीजेपी में फेस, नया जनरेशन है, वो अपने आप आ गया है। जैसे नित्यानंद राय हुए, जो कोट एंड कोट उनके यंग फेस हैं, दलित यादव फेस हैं। भूपेंद्र यादव हैं, जो इन्होंने काफी पिछले 2 इलेक्शन में काफी इंपॉर्टेंट रोल अदा किया है। और नए नए फेसेस आए हैं बीजेपी में, और क्योंकि जो पुराने लीडर्स थे वो 20-30 साल से चले आ रहे थे, तो एक ये सबसे बड़ा टेक अवे है कि जो बीजेपी का जो ओल्ड गार्ड था, जो पिछला जी 25-30 साल का, वो अब उनका टाइम खत्म हो गया है। सेकेंडली, जैसा कि सबने देखा, ये जो इलेक्शन था, ये तेजस्वी यादव और के इर्द गिर्द घूमता रहा। जी जो सबसे बड़ा मेन मुद्दा बना इस इलेक्शन में, वो था 10 लाख का जो जॉब का उन्होंने प्रॉमिस किया था, उसी पे जी पूरा इलेक्शन ये घूम रहा है। और उसके बाद बीजेपी उसको रिएक्ट करते ही रह गई। बीजेपी उसमें अपना कुछ नया नहीं डाल पाई, बीजेपी कुछ ऐसा अनाउंस नहीं कर पाई जिसपे तेजस्वी रिएक्ट करे। जी और दूसरा, इसमें तेजस्वी यादव हो गए जो यंग फेस थे, उसके बाद चिराग पासवान थे, एक यंग फेस उभर के आए हैं। तो सबसे बड़ा टेक अवे मेरे हिसाब से इस इलेक्शन में ये था, अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट कि इस बार इलेक्शन है जो
इकोनॉमिक इश्यूज पे ज्यादा फोकस रहा, जॉब्स के कारण, माइग्रेशन का जो इश्यू रहा उसके कारण। द अदर टेक अवे वाज दैट न्यू जनरेशन ऑफ लीडर्स are handling the Bihar election right now, and they will be leading the state political parties in the coming elections. Okay, so Abhinandan, this brings me to my next question. आपने भी कहा कि बीजेपी की जो ओल्ड गार्ड्स है उनकी आखिरी चुनाव है। ऐसे ही जेडीयू के नीतीश कुमार जी जो अभी बिहार के मुख्यमंत्री है, उन्होंने भी कल आखिरी रैली में ये भी घोषणा कर दी है कि ये उनका आखिरी चुनाव है। तो उन्होंने काफी इमोशनल स्पीच दिया, जो भी उनका एंडिंग का जितना भी पार्ट था हमने सुना, काफी इमोशनल था कि आखिरी चुनाव है उनका। तो क्या आपको लगता है कि बिहार की जनता 15 सालों के बाद दोबारा जस्ट बिकॉज ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टेटमेंट नीतीश कुमार पे भरोसा कर सकते हैं या भरोसा करेंगे? आपका क्या आंकलन है? देखिए, ये जो उन्होंने स्पीच दी है वो थर्ड जो फेज में इलेक्शन हो रहे हैं जिसमें 94 सीट्स हैं, उसके लिए उसको ही अगर ये इम्पैक्ट करेगा उनका स्पीच, तो वो 94 सीट्स को करेगा। पर जितना मुझे समझ आ रहा है, बिहार का इलेक्शन फर्स्ट सेकंड फेज के एंड में डिसाइड हो चुका है। अब सिर्फ ये जो थर्ड फेज में मार्जिन का डिसाइड होगा कि किसका कितना, विनर और लूजर डिसाइड हो चुका है सेकंड फेज के अंत तक। बट थर्ड फेज में सिर्फ मार्जिन बढ़ेगा या कम होगा, जो भी पार्टी जीत रही है हार रही है। और मेरे हिसाब से एक सीरियस डिसीजन था उनका। बहुत लोग कह रहे थे गिमिक था कि इमोशनल होके उन्होंने डिसीजन ले लिया है, अनाउंस कर दिया ऑन द स्पर ऑफ द मोमेंट। बट बाद में मेरी बात हुई बहुत लोगों से, इनफैक्ट स्टार्टिंग में मुझे भी ऐसा लगा कि इन्होंने एक स्लिप ऑफ टंग हो गया उनका। बट बाद में मेरी बात हुई पार्टी लीडर्स में, पटना में जो लोग हैं उनसे बात हुई, तो उन्होंने कहा कि नीतीश जी थोड़ा अपसेट थे। जो उनपे आरोप लगाए जा रहे थे जनता द्वारा, जब वो रैली कर रहे थे तो काफी उनको हॉस्टाइल क्राउड मिला 10-15 जगह जी। तो उससे वो थोड़ा, क्योंकि ये नई चीज है नीतीश जी के लिए, पब्लिक उनपे अटैक करे पब्लिकली पब्लिक रैली में, ये नई चीज है। 15-30 उनका 43 इयर्स का पब्लिक लाइफ रहा है, ये कभी नहीं हुआ है। तो मुझे लगता है नीतीश कुमार जी को एक ये इम्पैक्ट कर गया ये चीज कि शायद उनका समय अब हो चुका है पॉलिटिक्स से रिटायरमेंट लेने का। जी जी, तो आपको लगता है इस पे कोई इम्पैक्ट नहीं होगा? चलिए आगे बढ़ते हैं। इस चुनाव में इम्पैक्ट देखिए, नीतीश जी का एक डेडिकेटेड वोट बैंक रहता है, ईबीसी जो रहता है, और उनके जो कास्ट है कुर्मी, उस पे हो जाए, बट आई डोंट थिंक इट्स गोइंग टू मेक एनी इम्पैक्ट ऑन, एज आई सेड अर्लियर, बिकॉज मोस्ट ऑफ दी सीट्स हैव ऑलरेडी गॉन टू पोल, 172 170 समथिंग, 178 plus 94, 160 something seats have already gone to poll लास्ट स्टेज के पहले। सो इतना इलेक्टोरली इम्पैक्ट नहीं होना चाहिए इसका। जी जी, तो आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल ये रहेगा कि जेडीयू और बीजेपी का जो गठबंधन है, इसको लेके बहुत देयर हैव बीन अ लॉट ऑफ speculations, rumors that were flying high and dry across the state कि इस जो गठबंधन है इसका what is the seriousness of this alliance? क्योंकि चिराग पासवान ने भी काफी बार कहा है, उन्होंने ये भी कहा था कि मेरे if you tear open my chest you will see नरेंद्र मोदी's image there, जबकि प्रधानमंत्री और बीजेपी ने बहुत कैटेगोरिकली बोला था कि चिराग पासवान will not be campaigning under the banner of BJP or can use any of the leaders posters. So क्या do you expect कि नवंबर 10th के बाद एक और दूसरे तरीके की पॉलिटिकल इलेक्शन होंगे या पॉलिटिकल ड्रामा होंगे बिहार में? Do you see anything of that kind? जब ये एलजेपी और जो बीजेपी की आप ड्रामा की बात कर रहे हैं, जो जेडीयू में काफी एक कंसर्न था कि शायद एलजेपी बीजेपी की बी टीम की तरह काम कर रही है, बीजेपी चिराग पासवान को यूज कर रहे हैं नीतीश पर अटैक कराने का, वो काफी स्ट्रॉन्ग एक फीलिंग थी, सेंटिमेंट था पॉलिटिकल सर्कल्स ऑफ बिहार में, इवन वोटर्स में भी था। और ये एक्सपेक्टेड था कि जब नरेंद्र मोदी जी आएंगे कैंपेनिंग करने, उन्होंने 12 सभाएं ली, तो वो चिराग इस जो संशय है, ये जो डाउट है, उस पर थोड़ा वो क्लैरिटी लाएंगे। क्लैरिटी इस सेंस में ला सकते थे कि वो चिराग पासवान पे अटैक करते। बट जैसा कि हमने देखा कि मोदी जी ने कभी अटैक नहीं किया चिराग पासवान को, ना ही उनके फादर पर अटैक किया। इनफैक्ट पहली रैली में
मोदी जी ने अपने एसोसिएशन को याद किया जो उनका रामविलास पासवान के साथ था, और काफी अच्छे से याद किया। तो एक जो डाउट था वो डाउट ही रह गया है अभी भी। अगर मोदी जी अटैक कर देते एलजेपी पे, चिराग पासवान पे, कि हम लोग उनके साथ नहीं है, तो शायद ये डाउट खत्म हो जाता, बट ऐसा नहीं है। और रही बात की पॉलिटिकल गेम क्या होगा 10th के बाद, तो जो 10th के बाद पता चलेगा। बट जितना मुझे लग रहा है कि चिराग पासवान जी का इतना बड़ा रोल नहीं रहेगा कि वो डिसाइड कर लें कि कौन पार्टी पावर में, तो किस पार्टी का सीएम बनेगा। क्लैरिटी रहेगी, जनता मुझे लग रहा है बहुत उन्होंने स्पष्ट एक बहुमत दिया है जिस पार्टी को दिया है। जी जी। उसका रीजन वही है कि एक बहुत बड़ा रीजन उसका वही है कि जो जैसे मैंने पहले वाले आपसे जो मेरी बातचीत हुई थी लास्ट सैटरडे को, उसमें भी मैंने कहा था कि जो नीतीश जी का एंटी इनकम्बेंसी है वो पूरे बिहार में है। जी। इस बार हमने जो देखा नीतीश कुमार के खिलाफ काफी एंगर, पैल्पेबल सेंस ऑफ एंगर एंड एंटी इनकम्बेंसी थी जो ग्राउंड से हमारे पास भी रिपोर्ट्स आई है। काफी ऑल द मीडिया दैट हैज रिपोर्टेड बिहार इलेक्शन हैज रिपोर्टेड अबाउट इट। बट if people of Bihar are trusting Tejasvi Yadav, what is the factor that you think that people of Bihar is trusting somebody so young as Tejasvi Yadav? उसका देखिए, तेजस्वी को ही इज गेटिंग द बेनिफिट ऑफ द फैक्ट दैट देयर इज सो मच ऑफ एंगर अगेंस्ट नीतीश कुमार. So that is one factor. Secondly, as I said earlier, that he has promised 10 lakh job, and in Bihar the rate of unemployment is the most across India, which has increased further after the lockdown and due to COVID-19. So he has just touched a raw nerve, as we say, because Right. there are so many people in the rural areas who have lost their job, who were working in other parts of India, Maharashtra, Punjab, Haryana. They had to go back to their home to survive. But now, since Tejasvi promised them that on the first day of the first decision of my cabinet would be to provide 10 lakh jobs. So that has created a lot of support for Tejasvi Yadav, coupled with the fact that there's a lot of anger against Nitish Kumar. So these two things are helping Tejasvi Yadav. तो आपको लगता है तेजस्वी यादव की जो 10 लाख जॉब्स की जो वादे हैं वो एक्चुअली में रियलिटी में पॉसिबल है या इट इज जस्ट एन इलेक्शन गिमिक? जनता को लगता है कि ये जो उन्होंने वादा किया दैट वुड बी इम्प्लीमेंटेड ऑन द फर्स्ट डे एज तेजस्वी हैज प्रॉमिस्ड, एंड दैट कमिटमेंट बाय तेजस्वी हैज कॉट द इमेजिनेशन ऑफ द पीपल. And he has already, I also spoke to him, he has some idea that how he's going to generate these jobs. So and the people have started trusting him on this issue at least. Okay. Because I'll tell you why. Because initially when he made this announcement that he'll be giving 10 lakh job, he was ridiculed by both the BJP and Nitish Kumar. But when they saw that people have started trusting his commitment and his promise, then we all saw that how when the BJP released its manifesto, the BJP promised that they are going to give 19 lakh jobs. So that means the BJP also got a sense of from the ground that people have started believing in this 10 lakh thing. Okay. So before we end this program, Abhinandan, as we are running short of time, my last small question to you: अगर आपको bet करना है, if you have to bet कि इस बार बिहार की कुर्सी किसके तरफ जा रहा है, क्या एनडीए की तरफ या महागठबंधन की तरफ, आप किस पे अपना who will you put your hands on? I believe that the Grand Alliance has the upper edge right now. Because that's what I'm hearing from the ground. I spoke to people across the state, and there is no other reason but the fact that the anti-incumbency against Nitish Kumar is too much for the BJP or for Nitish to circumvent around that. So I believe that the Grand Alliance is coming to power with Tejasvi as the CM. Okay, so well, of course, it's just about 3 days from now जब हमें पता चल जाएगा एक्चुअली में बिहार में कौन किसकी सरकार बन रही है.
yeah, there is going to be a different sort of a political drama or a game that starts to play out post the 10th of November in Bihar. This brings an end to this program. और अभिनंदन जी, आपको तहे दिल से शुक्रिया हमारे साथ थैंक यू। जुड़ने के लिए। एंड वी होप आपको हम 10th को जैसे इलेक्शन रिजल्ट्स डिक्लेयर होंगे आप हमारे साथ जुड़ेंगे और बिहार की इलेक्शन रिजल्ट्स को लेकर चर्चा करने के लिए हमारे साथ आप कुछ समय आप देंगे हमारे लिए। और इसी के साथ इस प्रोग्राम को हम यहीं पे खत्म करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया द पर्सपेक्टिव देखने के लिए। देखते रहिए, हम 10th को दोबारा मिलेंगे जब बिहार की इलेक्शन रिजल्ट्स डिक्लेयर होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।